देखो एक गड़बड़ कर दी हमने, किसी ने बताया नहीं। ये अर्निका मोंटाना मैं पढ़ा चुका हूँ, ये C6 में था। कार्डूस हमें देखना था, कार्डूस बेनेडिक्टस था इसमें, कल भी बताया था मैंने। अब मैं कल का प्रिंट आउट देखने लगा उठा के, तब मेरी समझ में आया कि ये तो दोबारा हुआ है। कार्डूस था इसमें, चलो खैर कोई नहीं। कार्डूस को भी देख लेते हैं, लेकिन ये हमें कंप्लीट करना है। P10 किडनी स्टोन को भी मैं बताता हूँ। ये भी लीवर स्पेसिफिक प्लांट है, कार्डूस। और कार्डूस बेनेडिक्टस हालांकि यूज, कल मैंने बताया था क्या ये प्लांट कार्डूस के बारे में? मेरे याद आ रहा है, ये मैंने बता दिया था या नहीं बताया? ठीक है, लेकिन आर्मी का तो मैंने पढ़ा दिया, ये मेरे याद आ गया जरूर, C6 में पढ़ा दिया मैंने। और C6 में ही है ये, ऐसा ही है ना? चलिए। कोई बात नहीं। तो कार्डूस बेनेडिक्टस या कार्डूस मराइनस, ये दोनों प्लांट हालांकि अलग अलग हैं, एक ही फैमिली के हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए कार्डूस मराइनस मेटिजिनस में नहीं लिया। इसमें जो लिया गया है वो कार्डूस बेनेडिक्टस को लिया गया है। क्योंकि इंटेस्टाइन पे जो इफेक्ट है वो कार्डुस मैराइनस का उतना नहीं है, बेनेडिक्टस का इतना है। और भी प्लांट है इस फैमिली में जो इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो इंटेस्टाइन पे और लीवर पे मोस्टली, या मैं बोलूँ कि एब्डोमेन वाला जो एरिया है वहाँ पे इम्पोर्टेंटली ये प्लांट काम करता है। रेक्टम पे की भी अच्छी रेमेडी है, और पोडोफाइलम की तरह ही ये भी, जैसे हेमोरेड्स हो गए, खासकर जो ड्राई पाइल्स हैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता है। बर्निंग पेन रेक्टम में एनएस में दिखे पाइल्स की वजह से, वहाँ पे भी ये इस प्लांट का अच्छा यूज है। लेकिन लीवर नंबर वन जो इफेक्ट है वो लीवर पे ही है। और चेलिडोनियम और कार्डोस दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसमें लीवर की होगी। इवन होम्योपैथी में भी आप कोई पेटेंट उठा के देख लें, खासकर जो लीवर का है उसमें, चाहे लीवर किसी हेपेटाइटिस का हो, जॉन्डिस का हो, कोई भी पेटेंट, इवन सिरप भी कोई उठा के देखेंगे तो ये दो मेडिसिन आपको 100% ये दो मेडिसिन तो मिलेगी। ठीक है, कई बार कुछ में कालमेघ वगैरह होता है, लेकिन ये कैरिका पपाया वगैरह, लेकिन ये तो आपको मिलनी ही है, कार्डोस और चेलिडोनियम। बहुत इंपॉर्टेंटली ये जो है लीवर पे काम करती है। और पूरे लीवर पे ही नहीं, ये समझो पूरे पोर्टल सर्कुलेशन पे काम करती है, साथ के साथ गोल ब्लैडर पे भी कार्डोस का तो इफेक्ट है। और खासकर लीवर की सेल में जब डीजनरेशन देखने को मिलता है, उसका बहुत अच्छा प्लांट है ये कार्डोस। और लिवर सिरोसिस में या किसी भी टाइप के ABC हेपेटाइटिस में कॉन्स्टिपेशन रहे, हार्ड कॉन्स्टिपेशन रहे, वहां पे भी ये काम करता है। यानी कि मेन चीज हम मान के चले कि भाई ये लीवर की नंबर वन रेमेडी आप इसको मान के चलिए। मेटाबॉलिज्म, लीवर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, खासकर ग्लूकोज का या शुगर का मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट होती है। उन सबको कार्डोस जो है वो मैनेज करता है और क्योर करने का काम करते हैं साथ में। क्योंकि C10 में आप देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, खासकर चिलेडोनियम के साथ जब कार्डोस यूज होता है तो फिर वो नंबर वन लीवर की रेमेडी बन जाता है। फिर चाहे प्रॉब्लम गोल ब्लेडर में ही क्यों ना हो, गोल ब्लेडर में स्टोन हो, लीवर का एनलार्जमेंट हो, ठीक है, या गोल ब्लेडर में कोई सिस्ट देखने को मिले, वहाँ सब जगह आप इसको, या स्टोन फॉर्म नहीं हुआ है, स्लज बन रहा है, स्टोन फॉर्म होने की, स्टोन बनने की तरफ है, वहां पे भी ये रेमेडी जो है कार्डोस इम्पोर्टेंटली वर्क करती है।
स्प्लीन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। स्प्लीनोमेगाली की कंडीशन में, स्प्लीन के बढ़ जाने की, तिल्ली बढ़ने की कंडीशन में भी हमें जो है C10 का यूज करना चाहिए, मतलब कार्डोस मेराइनस वहाँ पे काम करती है। तो स्टमक हो गया, एब्डोमेन का एरिया जिसमें लीवर भी है, स्प्लीन भी है, ठीक है, इंटेस्टाइन भी है, इस पूरे एरिया पे ये रेमेडी काम करती है। इसके अलावा कुछ इफेक्ट इसका और जगह भी देखा गया है, जैसे मतलब जॉन्डिस और लीवर की प्रॉब्लम के कुछ वस्कुलर सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट है। वेरिकोज वेन पे इसका इफेक्ट है। वेरिकोज वेन की वजह से अल्सर कहीं देखने को मिलता है, वहां पे भी ये इस प्लांट का इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी यही माना जाएगा कि भाई कार्डोस मैराइनस को इम्पोर्टेंटली स्टमक से रिलेटेड, मतलब पेट से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। इनकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम तो चाहे बर्पिंग, बेल्चिंग, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, वर्टाइगो, वोमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम है। ये इवन फीवर भी है, चाहे कोई पैराजाइट की वजह से ही हो, बैक्टीरियल फीवर भी देखने को मिलता है, तो भी आप देखेंगे कि कार्डोस मेराइनस वहाँ पे काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी ऑर्गन की इंटरनल सेल जो है, ठीक है, जो लाइनिंग है उसकी, उसमें भी गड़बड़ होने लगे, तो उस ऑर्गन की अपनी इम्यूनिटी जो होती है ऑर्गन की, वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर पाता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी न्यूट्रिशन सप्लाई करके, उसको हार्मोन, प्लांट एंजाइम सप्लाई करके कहीं ना कहीं उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और लाइनिंग को भी जो है मैनेज करने का काम करती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो फ्यूचर है वो बहुत गोल्डन है। अगर सरकार मान्यता ना दे तो भी गोल्डन है। बहुत सारे लोग उस तरफ चल भी रहे हैं, चलना भी। एज ए फूड सप्लीमेंट भी आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी को यूज कर सकते हैं, सारी उम्र प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लेके, चाहे मान्यता ना भी मिले तो भी, क्योंकि केवल प्लांट से यूज हो रही है। केवल प्लांट से यूज होने वाली मेडिसिन फूड सप्लीमेंट में भी आती है और किसी भी तरीके से यूज करी जा सकती है, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई रोक टोक भी नहीं लग सकती है। वैसे तो मान्यता मिलेगी, 100% मिलेगी और बहुत जल्दी ही मिलेगी, लेकिन अगर कहीं लंबा खिंचता है तो भी कोई बड़ी पचड़े वाली या ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से नजर नहीं आती है। एक भी केमिकल यूज नहीं होता है, सभी प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, ऑर्गन को सीधा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इवन अगर एंजाइम की तरफ भी लेके जाएं तो आप देखिए बहुत सारे लोग तो एंजाइम निकाल रहे हैं फलों से, सब्जियों से, पेड़ों से, उसका तरीका भी दिखा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप देखे जाके यूट्यूब पे जाके फलों के एंजाइम निकाल रहे हैं। इवन एंजाइम जो है फसलों में भी एज ए फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, हार्मोन भी यूज हो रहे हैं, प्लांट हार्मोन भी लिखा रहता है रैपर पे, आप देखेंगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स पे। क्योंकि मैं डायरेक्ट ही खेती से जुड़ा हुआ हूँ, गांव में मेरी खेती होती है, हर संडे को मैं गांव में जाता हूँ। वहाँ हर संडे नहीं तो एक संडे छोड़ के वहाँ भाई है मेरा, काम करते हैं लोग सब, मैं भी करवाता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ सब। तो इतनी सारी चीजें हैं प्लांट से जुड़ी हुई तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमोपैथी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने की ऐसी बात किसी को नहीं सोचनी चाहिए। खैर ये कार्डोस था, और मोस्टली ये तीनों रेमेडी ही, कार्डोस और चेलिडोनियम और पोडोफाइलम, ये तीन हैं। आर्निका मोंटाना वो सब गफलत में हो गया, T6 में था वो, और हमने पढ़ भी लिया था पहले ही। तो अब हम किडनी स्टोन की बात करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है C10 की, और इसके प्रोटोकॉल मैं कल बताऊंगा। फिलहाल किडनी स्टोन के काफी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, उनको मैं एक बार यूज करता हूँ। हाँ बिल्कुल रवि सर, फूड सप्लीमेंट। चलिए पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझ लेते हैं, फिर प्रोटोकॉल पे भी बाद में प्रोटोकॉल बताते हैं। किडनी स्टोन को जो है अलग अलग बहुत सारे नाम से, जैसे रीनल कैलकुलाई, ठीक है, नेफ्रोलिथियोसिस या यूरोलिथियोसिस, इन अलग अलग 3-4 नामों से हम जानते हैं। और जो यूरिन की क्वालिटी और क्वांटिटी, यूरिन समझिए या फिर बहुत सारे मिनरल समझिए, साल्ट और मिनरल्स, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में गड़बड़ होने की वजह से ये फॉर्म होते हैं किडनी के अंदर। हालांकि केवल किडनी में नहीं,
अलग अलग एरिया हैं जहाँ पे ये स्टोन देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी एरिया को मोस्टली जो जनरल टर्म्स है उसमें किडनी स्टोन ही यूज करके या देख के नॉर्मली बोला जाता है। जैसे मैं अभी आपको समझाऊं पैथोफिजियोलॉजी में इसकी आपको, या एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें, तो ये आपको दिख ही रहा है। हमारी दो ये मतलब ये किडनियां हैं, किडनी के बाद से ये यूरेटर यहाँ से दो स्टार्ट हो जाते हैं, यूरेटर फिर आके यूरिनरी ब्लेडर में मिल जाते हैं, ब्लेडर से आगे फिर यूरेथ्रा स्टार्ट होती है, जो यूरिन की ट्यूब है, यूरिन को पास कराने के लिए यूज होती है। तो एक्चुअली क्या है, हमें कितने कंपोनेंट दिखे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, इन चारों जगह ही स्टोन देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब इन चारों जगह स्टोन देखने को मिलेगा। हालांकि स्टोन फॉर्म, स्टोन बनता कहाँ है, जैसे यूरेथ्रा में है तो यूरेथ्रल स्टोन बोलते हैं मोस्टली उसको। ठीक है। और यूरिनरी ब्लेडर यूबी स्टोन, यूरिनरी ब्लेडर स्टोन। ठीक है। और यूरेटा स्टोन यूरेटा में, किडनी स्टोन, लेकिन फिर भी एज ए जनरल लैंग्वेज के वही पथरी है, किडनी स्टोन है, किडनी पथरी, किडनी स्टोन के ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन स्टोन फॉर्म केवल किडनी में हो सकता है। किडनी के जो कैलिक्स वाला एरिया है यहाँ पे स्टोन फॉर्म होता है। ठीक है। फिर वो खिसक के प्रेशर से या कैसे भी पेल्विस एरिया में या यूरेटर में जा सकता है। तो यूरेटर में कोई स्टोन नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है। यूरेटर में स्टोन ऊपर से आ सकता है, आता ही है ऊपर से। फिर स्टोन फॉर्म होता है आप हमारे यूरिनरी ब्लेडर में। तो किडनी स्टोन दो जगह हमारे यूरिनरी सिस्टम में फॉर्म हो सकता है, किडनी में, कैलिक्स एरिया में, और हमारे यूरिनरी ब्लेडर में। डायग्नोस करने पे, डायग्नोसिस में किडनी स्टोन मिल कहाँ सकता है या स्टोन कहाँ मिल सकता है, तो स्टोन किडनी में मिल सकता है, अंदर उसके कैलिक्स वाले एरिया में, या फिर वहां से खिसक के वो यूरेट्रा की तरफ आ सकता है, वो यूरेटरी स्टोन होगा। एक्चुअली यूरेटर में भी स्टोन तीन जगह देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पेल्विस वाला जो स्टोन है इसको भी मैं और मेडिकल टर्म में कहीं ना कहीं क्योंकि ये जंक्शन है, यहाँ पे जहां भी मोड़ लगता है वहां पे जंक्शन होता है, तो एक मोड़ तो यहाँ पे लगा है, एक मोड यूरेटर में यहाँ पे लगा होता है। तो एक ये जंक्शन हो गया हमारा, इसको पीयू जंक्शन, पीयू जंक्शन बोलते हैं, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, पीयू जंक्शन। तो पीयू जंक्शन हो गया, स्टोन यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है यूरेटर में, या फिर यूरेटर के बीच में देखने को मिल सकता है, मिड यूरेटर स्टोन। इसके अलावा फिर ये जंक्शन होता है यहाँ पे वीयू या यूवी जंक्शन, वेस्कुलर यूरिनरी जंक्शन, ऐसा कुछ अभी पर्टिकुलर माइंड में नहीं है। इस वीयू जंक्शन में स्टोन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो यानी कि यूरेटर में यहाँ, यहाँ और यहाँ, हालांकि मोस्टली यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन बनता है वो मोस्टली यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बनता है। पीयूजे के भी बहुत सारे अल्ट्रासाउंड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, इसमें बहुत खतरनाक पेन होता है। ठीक है। पेन तो सभी जगह से देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ा स्टोन होगा तो फिर इसमें रुकेगा, अटकेगा वो, जिसकी वजह से यूरिन बैक फ्लो भी करेगा, उसकी वजह से किडनी में जो है यूरिन के इकट्ठे होने की जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट होगी। फिर वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं, बहुत दिन तक ऐसा रहे, किडनी स्टोन अटका रहे, वो ना निकले, तो किडनी फेलियर की तरफ भी बढ़ सकती है। तो कई बार ये खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में किडनी स्टोन केवल सर्जिकल प्रोसीजर ही इसका सॉल्यूशन है, उनका ये मानना है। एक दो सिरप वगैरह, यूरोसिल वगैरह के कुछ दो चार टाइप के सिरप हैं जो वो चला सकते हैं छोटे मोटे स्टोन में, किडनी का फ्लो बढ़ाने के लिए, ताकि वो बाहर निकल जाए। लेकिन अदरवाइज उनको लगता है कि भाई 4 से 4.5 mm, 5 mm से बड़ा स्टोन है तो वो यूरेटर से निकलेगा नहीं, तो उनका फिर सीधा यही सलाह रहती है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी ये समझिए कि पिछले वीक की बात है, और मेरे नॉन थे एक, मुजफ्फरनगर पास में ही है हमारे, वहाँ से उनके फादर को बहुत ज़्यादा पेन था बैक में, तो यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ था, मिड यूरेटर फंसा हुआ था, 4.5 mm का, कुछ तिरछा होके वो फंसा हुआ था वहाँ पे। तो उनको सीधा सर्जरी के लिए बोल दिया, ये फट जाएगी, वो हो जाएगा। तो मैंने देखा उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, 4.5 mm का बहुत बड़ा स्टोन है भी नहीं। मैंने उनको मेडिसिन दे दी, और
3 या 4 दिन में, 4 दिन के आसपास वो स्टोन जो है छोटा हो गया, लेकिन छोटा होने के बाद फिर वो अटक गया यहाँ पे यूवी जंक्शन पे। यूवी जंक्शन पे फिर थोड़ा सा फ्लो बढ़ा के यूरिन का उसको खैर ब्लेडर में लेके आए गए हैं। अभी ब्लेडर में है वो स्टोन जो लेटेस्ट हुआ है, लेकिन वहां से निकल चुका है, ऑपरेशन के खतरे से बाहर आ गया। अब हम उसको तोड़ने के लिए बर्बेरिस वर्गेस मतलब S5 को पॉजिटिव में D4 में, S5 के साथ F2 को D4 में दे रहे हैं ताकि छोटे टुकड़े हो जाएं। बाकी S6 का 200 कंटिन्यूस चल रहा है, जिससे वो छोटे टुकड़ों में टूटे, S5 उसको धीरे धीरे गलाता चला जाए, ऐसे वो बाहर निकल जाए। लेकिन सर्जरी वाली कंडीशन से सिचुएशन बाहर होगी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भाई स्टोन फॉर्म यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यूरेटर में 3 जगह स्टोन हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन देखने को मिल सकता है। चारों जगह मतलब इन चारों जगह स्टोन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन बनेगा किडनी और ब्लैडर में, ये बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं। अब हम कारण पे आते हैं। कारण के साथ साथ कुछ और चीजें भी चलती रहेंगी, और फिर इसके टाइप आएंगे। टाइप में भी अलग अलग कारण है। जैसे पहले मैं अगर मैं टाइप के अकॉर्डिंग ही कारण आपको बताऊं कि कितने टाइप है, फिर उसी में क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो चीज भी समझ सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है, सबसे ज्यादा जो स्टोन है, मतलब अलग अलग सोल्ट से, अलग अलग टाइप के मिनरल से स्टोन फॉर्म होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। मान के चलिए आप 60% 70% ऐसे टाइप के स्टोन ही देखने को मिलेंगे जो कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनमें ऑक्जेलिक, कैल्शियम तो हमारी बॉडी में है ही, लेकिन ज्यादा ऑक्जेलिक एसिड वाली चीजें यूज करने से जब ऑक्जेलिक एसिड के आयन ज्यादा हो जाते हैं, फिर वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाते हैं, जो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, और मतलब ये दोनों मिलके एक पत्थर टाइप जैसी चीजें बना लेते हैं। अब कारण में, इसके कारण में आ जाए तो ऑक्जेलिक एसिड रिच जो फूड है, ऐसी डाइट लेने से, जैसे टमाटर को बहुत ज्यादा लेने से, ठीक है, कॉफी मतलब कैफीन वाले जो चीज हो गए, प्लस कोको हो गए, जैसे चॉकलेट हो गया, ऐसी चीजों में। इसके अलावा स्पिनच, पालक में काफी ज्यादा ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो ऐसी चीजों को ज्यादा यूज करने से, या मूली जो होती है, मूली के पत्ते हो गए, ठीक है, सरसों के पत्ते हो गए, साग कंप्लीटली आप बोले तो, ऐसी चीजें यूज करने से ऑक्जेलिक एसिड जो है वो बॉडी में बढ़ता है, जो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके फिर ऑक्जेलिक एसिड बनाता है, फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बनाता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा स्टोन देखने को मिलता है वो यूरेट स्टोन होता है, यूरिक एसिड से बनता है, और 10%, 12%, 15% के आसपास ये, मतलब मान के चलिए कि 90% कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरेट वाले जो यूरिक एसिड वाले स्टोन है, यही देखने को मिलते हैं। अब सीधी सी बात है, यूरिक एसिड वाला जो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यूरिक एसिड ज्यादा बनने से ये वाले स्टोन बनते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसे कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी नॉन वेज, एल्कोहल, और या कुछ ऐसी मेडिसिन जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज हो रही है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी, और सर्टेन टाइप, कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैंसर की वजह से भी ऐसे टाइप के जो स्टोन है वो फॉर्म होते देखे गए हैं। एक्चुअली जो सोडियम है, सोडियम मोनोयूरेट या सोडियम यूरेट, ऐसे भी नॉर्मली बोल सकते हैं, यही एक पूरा कॉम्बिनेशन है जो यूरिक एसिड के साथ मिलकर बनता है। मतलब सोडियम जो हो गया, सोडियम आयन और यूरिक एसिड के आयन मिलकर इसको फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड सबसे ज्यादा बनने वाला स्टोन है, वो आप देखिए चलिए, कैल्शियम फोस्फेट का जो स्टोन है। कैल्शियम और फोस्फोरिक एसिड जो है, या कैल्शियम और फोस्फेट के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ऐसे बहुत सारी टैबलेट भी हैं, जो बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं लोग, उनको इसके स्टोन बनने का खतरा रहता है। विटामिन डी बहुत ज्यादा यूज करने से इसका खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो इस तरीके से, मतलब एक्सेस लेवल पे विटामिन डी, एक्सेस लेवल पे कैल्शियम का यूज करना, कैल्शियम की टैबलेट यूज करना, मल्टीविटामिन यूज करना, इन कंडीशन से ऐसे टाइप के जो स्टोन है उनके फॉर्म होने की जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा ये स्टोन जिम में जाने वाले लोगों को भी काफी देखने को मिलता है, मतलब जो एक्सेसिव
एक्सरसाइज करते हैं एक्सटेंसिव, ठीक है, और बहुत तेजी के साथ एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो एटीपी ज्यादा बर्न होता है, जिनमें जो ऊर्जा का, ठीक है, एनर्जी का ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे लोगों में काफी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये थर्ड सबसे ज्यादा फॉर्म होने वाले स्टोन है। मानो अगर आप 70% कैल्शियम ऑक्जेलेट मान लिया आपने, और 10-15% आपने यूरेट मान लिया, तो 5 से 7-8% आप इसको भी मान के चलिए। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल फोस्फेट। ये भी लगभग ऐसे ही होता है। अब ट्रिपल फोस्फेट का मतलब है कि ये भी फोस्फेट के साथ, फोस्फोरिक एसिड के साथ ही बाइंडिंग से बनता है, लेकिन किन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम, ये तीन चीजों को फोस्फोरिक एसिड या फोस्फेट के साथ कंबाइन होने से ये बनता है। और फीमेल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मोस्टली ये टाइप का जो स्टोन है फीमेल फीमेल में देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से भी ये स्टोन फॉर्म होने के चांसेस जो है बढ़ते रहते हैं, क्योंकि फीमेल्स को यूटीआई बहुत ज्यादा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खासकर जो होता है, जिसमें प्रोटीएस और स्यूडोमोनास टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, इनका इन्फेक्शन काफी देखने को मिलता है। इन वाले बैक्टीरिया से ये कोई स्पेसिफिक टाइप का कोई केमिकल कॉम्बिनेशन रिलीज करते हैं, जो अमोनिया के सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम पहले से ही है, ये अमोनिया के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। कैल्शियम मैग्नीशियम और ये अमोनिया बाइंड होके फिर फोस्फेट के साथ कहीं ना कहीं ये स्टोन का फॉर्मेट करते हैं। इसके अलावा भी और जैसे सिस्टीन का स्टोन देखने को मिल गया, लेकिन बहुत कम और बहुत रेयर स्टोन है, ठीक है। सिस्टीन भी एक कंपोनेंट होता है बॉडी में, और लिवर का मेटाबॉलिज्म खराब होने से इस टाइप के स्टोन देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत रेयर है, ठीक है। इसके अलावा कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो, ये तो टाइप के साथ साथ मैंने आपको कारण बताया कि फॉर्म हो रहे हैं, किस वजह से फॉर्म हो रहे हैं, कितने टाइप के स्टोन फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन अब अगर हम नॉर्मली देखें कभी किडनी स्टोन फॉर्म होने के और दूसरे कारण क्या हो सकते हैं, तो अब बहुत सारी चीजें तो आपको यही पता चल गई होगी। बहुत ज्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट या साल्ट यूज करने से ये हो सकता है। ऑक्जेलिक एसिड से रिलेटेड जो चीजें उनको ज्यादा यूज करने से हो सकता है। कम पानी पीने वालों को क्योंकि उनका मिनरलाइजेशन उतना अच्छा नहीं रहता है, यानी कि यूरिन की क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी खराब होगी, तो क्या होगा, जो सेल है खासकर हमारी जो किडनी के कैलिक्स एरिया में जो सेल है, वो सेल जो है उनमें इंजरी देखने को मिलेगी। उनकी जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। मतलब वो ऐसा हो जाएगा, जैसे आप देखो रफ एंड टफ जो चीज होती है या स्क्रैच वाली चीज होती है, वो गंदगी को बहुत जल्दी पकड़ती है। तो सेल जब वीक हो जाएंगी, ठीक है, और उतनी क्षमता उनमें नहीं रहेगी, तो वो क्या होगा, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोस्फेट, ऑक्जेलिक एसिड, इनके साथ बाइंड होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मतलब इनके साथ जो वो सरफेस है वो जल्दी बाइंड होने लगता है, जिसकी वजह से फिर धीरे 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 स्टोन फॉर्म होने लगते हैं। फिर चाहे वो किसी भी टाइप का स्टोन हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेल में डैमेज देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने पे भी यूरिनरी सिस्टम की जो सेल हैं वो डैमेज होती हैं। हालांकि विटामिन ए की अधिकता होने से, ज्यादा होने से भी किडनी स्टोन हो सकता है, लेकिन डेफिशिएंसी काफी जो केस हैं वो देखे गए हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी ज्यादा होने से ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सेल जो है वो इंजरी या सेल में डैमेज देखने को मिलता है। कम पानी पीना हो गया, डिहाइड्रेशन वाले लोग हो गए, बहुत ज्यादा वोमिटिंग जिनको होती है, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो डेली बस में ट्रेवल करते हैं, उनको डेली उल्टी होनी ही है। ऐसे लोगों को पानी की कमी रहती है, यूरिन जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, उस कंडीशन में भी जैसे लोगों को बहुत ज्यादा किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं। आप देखिए जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें किडनी स्टोन के केस कितने बढ़ रहे हैं, उन सब के कारण तो यही है, ठीक है। मतलब अनहेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट नहीं ली जा रही है, कोई चीज ज्यादा कोई कम है। इसके अलावा पानी की कमी है, पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन है, तो वो सारी सिचुएशन जो है किडनी स्टोन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किडनी स्टोन को फॉर्म जो है वो कराती है। यानी कि यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम देखने को मिलता है।
जिनको यूरिन एक्सक्रेट करके बाहर निकलता है। कंपोनेंट कौन से हैं? आपने अभी देख लिया, यूरिक एसिड है, फोस्फोरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सब, अमोनिया, ये सब बाहर ही तो निकलने होते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऊपर से सेल भी डैमेज हो गई, तो वहीं पे ये इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्म होते हैं। अब आप देखिए कि स्टोन फॉर्म होने से बचना है तो हमें क्या करना है? मेटाबॉलिज्म को सुधारना है। बन गया तो क्या करना है? S5 भी हम पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो भी हेल्प करता है। तो ये एक किडनी स्टोन का जो है इंट्रोडक्शन था, या डिटेल थी उसकी, कैसे फॉर्म होता है। अब मैं इसके ट्रीटमेंट आपको बताऊं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या यूज कर सकते हैं। कंडीशन के हिसाब से हमें थोड़ा सिलेक्शन करना है। सबसे पहले मैं आपको किडनी स्टोन का ही बता देता हूँ। किडनी स्टोन में दो फॉर्मूले मोस्टली मैं सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा क्रॉस में चलता हूँ यहाँ से, जैसे S6 के साथ C5, F1, वर1 एंड WE, इसको यूज करते हैं। जैसे छोटा स्टोन है तो मोस्टली D5 में, D4 में या D5 में। हालांकि मैं D4 का यूज करने का रिस्क कम लेता हूँ, मतलब मैं पर्सनली अपनी चीज बता रहा हूँ। मैं ज्यादातर D5 से ही सिलेक्ट करता हूँ किडनी स्टोन में। इवन मैं तो जब होम्योपैथी का मदर टिंचर देता हूँ, उसको भी मैं एक बार डाइल्यूट करके ही कोशिश करता हूँ देने की, क्योंकि कई बार मदर टिंचर से कॉम्प्लिकेशन होती देखी गई है, कहीं स्टोन फंसने की कंडीशन। तो D5 से सिलेक्शन करते हैं। अगर स्टोन बड़ा है तो थोड़ा कहीं ना कहीं 200 का यूज करना पड़ सकता है उस स्टोन को ब्रेक करने के लिए। दूसरा रहता है S5 के साथ C6, L2 और Y। ये डायलेशन इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, सेकंड वाला फॉर्मूला जो है। अब क्रॉस क्यों किया है? क्रॉस इसलिए किया है क्योंकि मैं हम चाह रहे हैं स्टोन धीरे धीरे ब्रेक हो और एक तरीके से फ्लो भी बढ़े। S6 के साथ C5 को यूज किया है। C5 लीवर किडनी दोनों पे काम करता है, हालांकि C6 मोस्टली किडनी पे ही करता है, लेकिन S5 लीवर किडनी दोनों पे करता है काम। वाई से डायलिटेशन इफेक्ट भी रहता है, और वाई से जो है जो स्टोन है वो ब्रेक भी जो है होता है। प्लस ये कहीं ना कहीं यूरिन फ्लो को भी बढ़ाता है। SCW भी करता है। और वर1 आप जाते हैं, पेन भी रहता है किडनी वाले स्टोन में, F1 वर1, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पेन को मैनेज करते हैं, निरालजिक पेन को जो सबसाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं, लेकिन स्टोन बड़ा है तो आप इनको बिग स्टोन में आप चाहें तो S6 को 200 में भी यूज कर सकते हैं। करना ही चाहिए। बड़े स्टोन में आप थोड़ा सा निगेटिव होके धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, ताकि वो पहले हम उसको ब्रेक करने की तरफ देखें। हालांकि ये सेकंड जो डाइल्यूशन है, ये दोनों काम करता है, ब्रेक करने का काम भी करता है, यूरिन फ्लो को भी बढ़ाने का काम करता है। बहुत बड़े स्टोन में, लेकिन स्टोन 7-8 mm से ऊपर है, तो आप थोड़ा सा नेगेटिव करके ही उसको चलाइए। 200 की एक दो डोज दे दीजिए, उसी से वो जो है ब्रेक हो जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। मान लो 10 mm 12 mm का है, जब 200 में आप एक दो डोज, 2 3 4 दिन तक डोज देंगे, तो वो 1 1 mm 2 2 mm के टुकड़ों में यूरिन में कई बार पता भी नहीं चलेगा, कई बार उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दिखेगा। फिर एक दिन थोड़ा, किसी दिन पेन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा। नहीं, वाई को नहीं, S6 को 200 में दीजिए। या 200 में देना पड़े तो आप W वाला फॉर्मूला दीजिए। एक सिंगल फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा आपको, जिसको आप चला सकते हैं। फिलहाल तो आप देखिए, अगर स्टोन जो है वो यूरेटर में है तो क्या करना है, थोड़ा चेंज होगा। यूरेटर स्टोन, अब यूरेटर में है तो भाई S2C2 यूरेटर की रेमेडी है।
F1 C17 war1 WE। जैसे यूज कीजिए इसको भी D5 में। बाकी मैं एक अलग भी आपको बताऊंगा। साथ में आप यूज कर सकते हैं जैसे S5, ठीक है, S5 F1 WE को या S5 F2 WE को थोड़ा ब्रेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यूरेटा स्टोन में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है थोड़ा सा कि स्टोन, हालांकि यूरेटर में स्टोन फंसेगा तो वो 4.5 mm 5 mm, ठीक है, 6 mm से नीचे का स्टोन ही फंसेगा, उसको ब्रेक करके ही निकालना होता है। एक दो डोज हायर हायर में देके आप स्टार्ट कर सकते हैं। यूरेटर के बाद आते हैं यूरिनरी ब्लेडर। नीचे की तरफ आते जा रहे हैं हम। यूरिनरी ब्लेडर में स्टोन दिखता है तो वहां पे भी S2C2 बहुत प्रोमिनेंट तरीके से काम करते हैं। आप जानते हैं ब्लेडर की रेमेडी S2C2 होती है। लगभग लगभग यही रहेगा, S2C2 F1 C17 WE D5। पेन जैसी कंडीशन देखने को मिले तो आप यहाँ पे जो स्टमक पेन का फॉर्मूला बताया था मैंने, स्टमक पेन वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, S10C10, सॉरी S5C10, ठीक है, war1 Y वाला या war2 Y वाला, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब यूरेथ्रा, चार एरिया मैंने बताए थे, चारों को हमें यूज करना है। यूरेथ्रा में भी S2C2 काम करता है, लेकिन यहाँ हम S6 भी यूज करेंगे। S6 S2, यहाँ फ्लो से बाहर निकालना है जल्दी से। C2 C17 भी देंगे, यूरेथ्रा पे बहुत अच्छा काम करती है। WE D5। अब एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बता दे रहा हूँ आपको। A2 S5 C5 ये जरूर रखनी है और जरूर देनी है। F2 WE Y। आप चाहें तो G भी यूज कर सकते हैं, या तीनों भी यूज कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका D4 में स्प्रे कराइए या कंप्रेस लगाइए, जो भी करना है आपको, ये एक्सटर्नल है। क्योंकि टाइम 4 मिनट ही बचे हैं, क्वेरी ऐसी बात होगी मैं कल ले लूंगा, लेकिन फिलहाल फॉर्मूले में पूरे बता दूं। इसके बाद S5 का 1000 रिकरेंट स्टोन के लिए, C6 का 1000, S5 का 1000, C6 का 1000 रिकरेंट स्टोन के लिए एवरी मंथ, हर महीने। ये आप एक एक जो है CC उसको ड्रॉ के बना के दे देंगे तो वो काम वहां पे करे। इसके अलावा
S5F2 और GE। S5F2 WE ये D4 में या D5 में आप दे सकते हैं, अगर कहीं छोटा स्टोन फंसा है तो ये ध्यान रखना। अगर किसी जंक्शन में स्टोन फंसा है, छोटा साइज है, मतलब जो ट्यूब है उसके क्योंकि जंक्शन पे वैसे ही साइज रिड्यूस हो जाता है, जंक्शन पे कोई स्टोन कई बार 4 mm से छोटा स्टोन भी फंस जाता है, ऐसा कोई छोटा स्टोन फंसा है 4 mm के आसपास का, तो आप इसको D4 D5 में, लेकिन बड़ा स्टोन नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं हमारे उसमें कि पॉजिटिव में मेडिसिन बहुत कंटिन्यूअस पेशेंट को चालू करा देते हैं, तो स्टोन तो निकल जाता है, 7 mm 8 mm का स्टोन है वो ब्रेक होकर निकल जाएगा 2 टुकड़ों में, लेकिन फिर पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे जनरेट हो जाती है, वो स्क्रैच करके निकलता है, जिसकी वजह से जो है उसको गंभीर प्रॉब्लम भी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, कैंसर तक देखने को मिल सकता है। इसलिए ऐसी मेडिसिन ना तो आप दीजिए, ना ऐसा प्रचार कीजिए 2 दिन में पथरी बाहर, 4 दिन में पथरी बाहर, बिल्कुल नहीं, साइंटिफिक तरीके से काम करिए। ऐसे जो है फोर्स करने से, चीजें बाहर निकालने से बहुत ज्यादा नुकसान पेशेंट को देखने को मिल सकता है। ये प्रोटोकॉल हैं जो सारे मैंने आपको बता दिए, इनको अपने विवेक से आप लोग यूज करेंगे। ये जो D5 या सेकंड डाइल्यूशन मैंने जो आपको बताया है 1:9 के रेशियो से, या 147 जैसे भी आप करते हैं, वो तो अलग चीज है। ये स्टोन मतलब नॉर्मल साइज 7 mm 8 mm तक के स्टोन के लिए है। बड़े स्टोन है तो आपको नेगेटिव जाना है हमेशा, पहले स्टोन को छोटा करना है, या ये सेकेंड डायल्यूशन वाला फॉर्मूला चला के आप जो है किडनी स्टोन में S6 का 200 चलाइए, ठीक है। और बाकी जगह जो स्टोन है उनको ब्रेक करने के लिए आप S5F2G को 200 में दे सकते हैं, या जो फॉर्मूला है सेम उसी फॉर्मूले को कुछ दिन 200 में दिया जा सकता है। या अगर आपको D5 में रखना है तो उसकी डोज कम कर दीजिए, लाइटर कर दीजिए। जैसे मान लो आपने किडनी स्टोन के लिए ये 2 डोज बनाई, तो आप उसको 2 cc बना के दे दीजिए। आप उसको बोले कि 1 लीटर पानी में डाल लें इसकी 20 ड्रॉप, इस फॉर्मूले की ड्रॉप 1 लीटर पानी में डाल लें 20 ड्रॉप, दूसरी बोतल में डाल लें 20 ड्रॉप इसकी, और अल्टरनेट करके ये पूरी बोतल दिन में पीते रहे पानी की, उसके वो 2 लीटर पानी भी पी लेगा, मेडिसिन भी सेम डायरेक्शन में चल जाएगी और ज्यादा स्ट्रोंग भी नहीं जाएगी, वो दोनों काम हो जाएंगे, ब्रेक होने वाला भी। तो लॉजिकली सोच के हमें नुकसान नहीं करना है।